नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों सभी का स्वागत है 2 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की क्लास में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, जय बोले कि अर्जुन, जयपुर, राखी, पारिक, बी के राजा, सभी मित्र जो हमेशा की तरह उपस्थित होते हैं, सबसे पहले वो सभी उपस्थित हैं। तो फ्रूटी, राज, सोनिया, मनीष, बिश्नोई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सवालों की। देखिए, आपके सामने ये राजस्थान का भव्य महल, आमेर महल, आपको एक रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार वर्षों बीत जाने के बाद भी यह महल अपनी आबो आवास को उसी तरह बनाए हुए है, अपनी सुंदरता को, अपनी भव्यता को उसी प्रकार बनाए हुए है। तो आप लोग भी इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपनी महक को बिखेरते रहिए। चलिए, इसके बाद हमें एक छोटी सी बात रामधारी दिनकर की पंक्तियों से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर का क्या कहना था, जरा देखिए मित्रों। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह है, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। तो रामधारी दिनकर की ये पंक्तियां बड़ी आपको प्रेरणा दे सकती है मेरे मित्रों, और पंक्तियां भी बहुत ही शानदार। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के बड़े प्रख्यात कवियों में माने जाते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ जाता है। तो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, युवाओं के विपरीत चल रही है, चाहे वो राज की दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान के बैठी हुई जयपुर की सरकार हो। दोनों को यह आभास नहीं है कि ये देश का युवा, ये देश की जनता क्या कर सकती है, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, और जनता की रोके रहा है, समय में ताव कहां है, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़ जाता है। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास में स्वागत है। इन सरकारों से आप लोग समझाइएगा कि ऐसा ना करिए, क्योंकि जिस दिन इस युवा की आवाज उठेगी, जिस दिन इस युवा का जो एक इशारा होगा, उसके बाद आपके ताज जो हैं वो बिखर जाएंगे। इसलिए हमारी आवाज सुनिए, और जिस प्रकार का आप हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को छोड़िए, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा गलत फायदा, गलत इस्तेमाल उठाएं। तो ये सब उनको आप लोग समझा दीजिए अपने शब्दों में। चलिए, आज का पहला शब्द जो है उस पर हम लोग आपके सामने बातचीत को प्रस्तुत करते हैं। पहला सवाल ही आपके सामने जो आज का है वो देखिए क्या है। ये है आपके सामने ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन जो राहत पहल है। ये रोहत नहीं है, राहत है। ये आपको देखना है, यहां पर क्या है, राहत है। ये राहत पहल है, राहत पहल है। ये ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंसी से संबंधित है। सेहत जो है वो है, यहां पर सेहत, राहत या सेहत लिख देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में यह है सेहत। ठीक है, ये सेहत है अंग्रेजी वाला, तो आपको अंग्रेजी वाला सेहत याद करना है। इसी को लिखा गया है ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंसी जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेहत पहल कहते हैं। सेहत जो पहल है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, यह हमें देखना है। सेहत पहल का संबंध इनमें से किससे है, आप यह बताइए। SEHAT जो है ये सेहत पहल है। इस सेहत पहल का संबंध इनमें से किससे है, आपको यह बताना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, कार्मिक विभाग से। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन जो उर्वरक विभाग है वो मनसुख भाई मांडविया के पास है। मनसुख भाई मांडविया जो है इनके पास है। डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया इनका पूरा नाम है, इनके पास है ये विभाग। ये केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान सरकार में आपको पता है प्रसादी लाल जी मीणा जो है उनके पास ये मंत्रालय है। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार में, गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग जो है ये दोनों किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। और राजस्थान में ध्यान रखिएगा आपका गृह विभाग जो है वो किसके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के पास, ये राज्य में रक्षा जैसा कोई विभाग नहीं है, तो रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह जो है ना,
राजनाथ सिंह जी। ये राजनाथ सिंह जी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है, क्या है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है, लखनवी जहां का आनंद है, ऐसा लखनऊ शहर जो है, लखनऊ शहर वहां से ये वर्तमान में क्या है, एमपी है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां अभी 403 विधानसभा सीटों पर क्या होना है, चुनाव होना है। और ये 7 चरणों में जो चुनाव है वो यहां पर संपन्न होने हैं। सबसे ज्यादा यहां पर 31 जो है वो राज्यसभा की सीटें, ध्यान रखना, राज्यसभा की सीटें यहां पर कितनी है, 31 है। और राजस्थान से अगर राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 10 है और लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, मेघालय आपका जो है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा जो है, यहां पर जो है वो कितनी कितनी सीटें हैं, तो एक एक सीटें जो है वो यहां पर राज्यसभा की है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें हम तो दिल्ली और पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी, यहां पर इनको राज्यसभा में एक एक सीट प्रदान की गई है। इसके अलावा किसी भी यूटी को जो है वो कोई सीट यहां राज्यसभा में प्रदान नहीं की गई है, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, तो 80 सीटें यहां पर लोकसभा की है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 सीटें जो है वो किसकी है, यहां पर लोकसभा की है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और पुडुचेरी दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राज्यसभा में क्या है, ये जो है वो एक एक स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अब इसका सही जवाब सुनिएगा क्या है, इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने जो सैनिक हैं उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूक रहे, वो अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में सारी जानकारियां ले सकें, उनका सारा जो इस प्रकार का संबंध है स्वास्थ्य से संबंधित वो एक ही जगह मौजूद रहे। इसके लिए उन्हें ई सहायता यानी दूर बैठे हुए लोगों से कंसल्टेंसी के लिए इस प्रकार का एक जो है वो जो पहल है वो शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंसी, यानी उसे हम सेहत पहल के नाम से जानते हैं। उसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, उसे रक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय उस काम को शुरू करने जा रहा है। तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार की सेनाएं हैं उसमें एक आपकी वायु सेना है, वायु सेना है, इसके अलावा नौसेना है, नौसेना है, और यहां पर आपकी थल सेना है। इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो किसको जाना जाता है, राष्ट्रपति को जाना जाता है। राष्ट्रपति को इन तीनों सेनाओं का क्या कहा जाता है, सुप्रीम कमांडर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। कार्मिक विभाग जो है, इस कार्मिक विभाग में सचिव के तौर पर काम करने वाली उषा शर्मा जो है, कौन है, उषा शर्मा। वो उषा शर्मा अभी हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव बनाई गई है। राजस्थान कैडर की होने के बाद उन्हें क्या किया गया था, दिल्ली पर प्रतिनियुक्ति पर उन्हें कार्मिक विभाग में क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। लेकिन अभी मुख्य सचिव बनाने के बाद वो वापस कहां गई है, राजस्थान आ गई। उषा शर्मा जी राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। पहली महिला है वो कुशल सचिव, कुशल जो है कुशल सिंह, वो आपकी पहली महिला रही है। दूसरी महिला उषा शर्मा राजस्थान की जो है वो मुख्य सचिव बन चुकी है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल शायद कल हमारी बातचीत इस पर हो गई है, लेकिन फिर भी ये सवाल दोबारा डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक सवाल आपको एक्स्ट्रा करा देंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये शायद कल की क्लास में हमने बातचीत कर ली और आज इसमें दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। 30वां स्थापना दिवस जो है वो 31 जनवरी को मनाया गया। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बताना है कल की क्लास में हमने इस कार्यक्रम का जो विषय है उस विषय पर बात की थी। उस विषय का बताइए कि महिला आयोग का जो ये कार्यक्रम, इसकी स्थापना 30 वर्ष की स्थापना के अवसर पर जो मनाया गया, तो उसका नाम आपको बताना है क्या है, जरा बताइएगा। यहां पर क्या होगा इसका सही जवाब, यानी विषय क्या रखा गया था, महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कौन सा विषय इस कार्यक्रम का रखा गया था जिसको ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। महिला आयोग जो है वो एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई। 31 जनवरी 1992 को इसको स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्लस रेखा शर्मा जो है, रेखा शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा जी जो है वो इसकी क्या है, प्रभारी हैं, यानी इसकी अध्यक्ष हैं। 1992 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, हाँ जी। चलिए 31 जनवरी 1992 जो है, राजस्थान की अगर हम बात करें, प्रत्येक राज्य में महिला आयोग है। राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है महिला आयोग के संदर्भ में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि राजस्थान में
जो है वो 2019 के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। कब से? 2019 से। 2019 के बाद हमारे यहाँ राजस्थान में महिला आयोग जो है, उस महिला आयोग के सदस्य और जो अध्यक्ष हैं उसके जो पद हैं वो सारे के सारे खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट ने कई बार कह दिया, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने कई बार कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ, नारी बदलाव की वाहक है, ये विषय था, नारी बदलाव की वाहक है, एकदम सही, आपको याद है, नारी बदलाव जो है उस बदलाव की क्या है? वाहक है, ये उसका विषय रखा गया था। राजस्थान की अगर बात करें तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, एक्ट 1999 के तहत इसकी स्थापना राजस्थान में 15 मई को की गई थी। 15 मई 1999, याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल बनेंगे आगामी परीक्षाओं में। 1999 इसके अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष का दायित्व है कांता खतुरिया, जो है कांता खतुरिया, उन्होंने निभाया। उसके बाद में जो है वो पवन सुराणा महिला का नाम है, पवन सुराणा राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। इसके अलावा तारा भंडारी, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अध्यक्ष रही है और कौन नहीं रही। कांता खतुरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी। तारा भंडारी के बाद में लाड कुमारी जैन, लाड कुमारी जैन जो है, लाड कुमारी जैन, ये ध्यान रखना। इसके अलावा लास्ट 2019 में जो है वो सुमन शर्मा रही, सुमन शर्मा, लेकिन इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अभी तक किसी भी महिला को है वो अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, कांता, पवन, तारा, लाड, सुमन। कांता, पवन, ठीक है, क्या है? कांता, पवन और तारा और लाड और उसके बाद है सुमन। ये नाम आपको याद होने चाहिए अंधेरे में भी, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल आजकल ऐसे नहीं आते हैं कि अब कौन है, परीक्षाओं में सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सी जो महिला है वो महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है राजस्थान में या रही है। तो सबसे पहले या पहले से बाद के क्रम में भी पूछे तो कांता, पवन, तारा, लाड और सुमन। कांता खतुरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन और सुमन जो है वो शर्मा, ये राजस्थान की महिला आयोग की क्या रह चुकी है? अध्यक्ष रह चुकी है। इन सबको बहुत अच्छे से याद करिएगा मेरे मित्रों। 31 जनवरी को स्थापना दिवस 30वां मनाया है, खूब इसका प्रचार प्रसार हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। इसका मतलब यह है कि आपकी परीक्षाओं में यहां से सवाल बनने की संभावना रहती है। और इसका विषय जो है नारी बदलाव की वाहक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। केंद्र में यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। स्थापना 31 जनवरी 1992, एक्ट 1990 का। और अभी जो आयोजन हुआ है उसका विषय बता दिया। राजस्थान में आपको बता दिया 15 मई 1999 जो है, 15 मई 1999, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है वो जरा देखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल जो कोस्ट गार्ड है उसके बारे में सवाल है, यानी भारत के तटों की रक्षा करने वाला एक जो बल है उसका नाम इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसको बताया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल है, 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। 2 सवाल मैंने आपको ऊपर ही दे दिए हैं। ये 46वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है, और कब मनाया? 1 फरवरी को मनाया। तो 1 फरवरी 2022 को 46वां स्थापना दिवस जो है वो इसका मनाएगा। स्थापना दिवस कोस्ट गार्ड का क्या किया गया है? मनाया गया है। आपसे पूछा क्या गया है? इस बल का आदर्श वाक्य क्या है? यह है आपको बताना। यानी सवाल जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो तो आपको दे दिया गया है, लेकिन आपसे कुछ और सवाल वो पूछना चाह रहा है। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके बारे में सवाल है कि इसने अपना 46वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया? तो 1 फरवरी को मनाया। दूसरी बात यह है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है और कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपसे पूछे तो 46वां बता दीजिएगा। यहां पर आदर्श वाक्य देखिए, बलस्य मूलम विज्ञानम जो है ये डीआरडीओ का है। किसका है? डीआरडीओ का है। यह है आपसे आरएस के पेपर में पूछा जा चुका है। आरएस प्री 2021, आरएस प्री 2021 में यह सवाल आ चुका है कि भैया डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम है। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी साहब है। जी सतीश क्या है? जी सतीश रेड्डी है, जिनको पिछले दिनों आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा जा चुका। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है उनको दिया जा चुका है। प्लस इसके साथ साथ मेरे मित्रों ध्यान रखना, मिसाइल प्रणाली जो है क्या है?
मिसाइल प्रणाली, उस मिसाइल प्रणाली को तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआरडीओ भारत का रक्षा क्षेत्र का एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में रक्षा विभाग के पास है। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के पास में रक्षा विभाग और रक्षा विभाग के पास ही इसका मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब जरा देखिए, ठीक है, ये डीआरडीओ है, ये गलत है, इसका नहीं है। इसके बाद वयम रक्षा समनो वरुणः नभः स्पर्शम दीप्तम। तो देखिए समनो वरुणः जो है वो हमारे नौसेना का, नौसेना जो है उस नौसेना का आदर्श वाक्य है। नौसेना का क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो समनो वरुणः है, समनो हो वरुणः ये है नौसेना का क्या है? आदर्श वाक्य। नभः स्पर्शम दीप्तम ये हमारी वायुसेना जो है, वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वायुसेना का वो क्या है? ये है नभः स्पर्शम दीप्तम है। वयम रक्षाम जो है ये भारतीय तट रक्षक बल का है। क्या है? भारतीय तट रक्षक बल जो है, भारतीय तट रक्षक बल जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपसे पूछे तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका जो आदर्श वाक्य है वो वयम रक्षाम है। क्या है? वयम रक्षाम है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। तो यह है नभः स्पर्शम दीप्तम किसका? वायुसेना का। समनो वरुण है किसका है? नौसेना का है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे मित्रों आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का है, वयम रक्षाम भारतीय तटरक्षक बल का है, समनो वरुण नौसेना का है, नभः स्पर्शम दीप्तम यह है वायुसेना का है। तो एक का पूछा है तो आगामी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, डीआरडीओ है 1958 में स्थापना हुई है, डीआरडीओ की एकदम सही बात आपकी। और इसरो की स्थापना है वो 1969 में 15 अगस्त के दिन हुई है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, जिनको जानकारी नहीं है वो याद कर लीजिएगा इसको। 1958 में इसकी स्थापना की गई है और इसरो की 15 अगस्त के दिन, ये भी सवाल आ चुका है परीक्षा में, 15 अगस्त 1969 जो है इसको किसकी स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसके नए जो चेयरमैन है वो स्वामी क्या है? आपको पता है, सोमनाथन है। क्या है? सोमनाथन है। सोमनाथ का मंदिर आपको याद कराए, सोमनाथन जो है वो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। किसके स्थान पर बनाए गए हैं? तो आपको पता है के सिवान जो है वो के सिवान के स्थान पर इनको बनाया गया। के सिवान के स्थान पर सोमनाथन को बनाया गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल क्या है जरा मित्रों देखिएगा। यहां पर आपसे पूछा गया रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया? और ऑप्शन भी 2 है, यानी 50% सही होने की संभावना है सवाल के, ठीक है, यानी तुक्का भी मारोगे तो 50% सही होने की संभावना है। यहाँ जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, एक ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, ये भी आपको बता ही दिया। जी सतीश रेड्डी और सोमनाथन, ये सोमनाथन जो है, ऐसे मैं ऑप्शन सोमनाथन यहां अगर लिखूं तो आपको इनके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो केजेएस ढिलो, जीएवी रेड्डी या फिर रक्षा खुफिया एजेंसी जो है उसका नया प्रमुख अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, आपको यह बताना है। तो इन दोनों के बारे में हमारी बात हो गई। ये किससे संबंधित है? इसरो के नए चेयरमैन है। ये किसके हैं? डीआरडीओ के चेयरमैन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली, बार बार याद करोगे चीजें तब याद रहेगी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं है, सब यूट्यूब पर आपको एक दूसरे में कहते हैं ऐसे याद करो वैसे याद करो, वो सब बकवास है भैया। बार बार पढ़ो चीजों को, उसके अलावा उससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है किसी भी पढ़ाई की चीज को याद करने का। चलिए अब बात करते हैं जीएवी रेड्डी साहब जो है इनको बनाया गया है किसके स्थान पर? केजेएस ढिलो। पहले कौन थे? केजेएस ढिलो, ये पूर्व इस एजेंसी के प्रमुख थे। अब किसको बना दिया गया है? जीएवी रेड्डी को इसका प्रमुख बनाया गया। तो इसका सही जवाब है जीएवी रेड्डी। किसके स्थान पर आए हैं? तो ये भाई साहब इनके स्थान पर आए हैं, ठीक है। केजेएस ढिलो, जीएवी रेड्डी, दो नाम आपको ध्यान रह जाए, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो केजेएस ढिलो जो है वो पूर्व में रक्षा खुफिया एजेंसी जो है, जिस प्रकार हमारी अलग अलग खुफिया एजेंसी होती है, ठीक रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खुफिया एजेंसी जो है उसका नया प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? तो केजेएस ढिलो के स्थान पर जीएवी रेड्डी को बनाया गया है। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और रक्षा क्षेत्र में आपको बताई दिया रक्षा मंत्री के बारे में। रक्षा मंत्री जो है वो हमारे कौन है? तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी हैं हमारे रक्षा प्रमुख जो हैं, उनके बारे में हमारी बातचीत हो गई है।
इसके अलावा बात करें अगर हमारे एनएसए, ठीक है, एनएसए जो है वो अजीत डोभाल है। क्या है? अजीत डोभाल जो है, अजीत डोभाल, ये क्या है? हमारे एनएसए हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो प्रधानमंत्री के कौन है? या देश के ही मान लो, तो ये है हमारे एनएसए, अजीत डोभाल साहब हैं। और रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जीएवी रेड्डी को केजेएस ढिल्लों के स्थान पर बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो देखिएगा क्या है मेरे मित्रों। ये है वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? बात यहां चल रही है होयसल मंदिर की, ठीक है। यह किस राज्य में और क्या कह रहा है, चर्चा क्या है? 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल है। यानी कि बात ये समझिए कि वर्ष 2022-23 में भारत ने ये कहा है कि हमारे अगर किसी स्थल को आप लोग विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को जो है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अगर शामिल करना चाहते हो तो हमारी तरफ से हम कुछ नाम भेज रहे हैं। उनमें हमने भेजा है होयसल जो मंदिर है, होयसल जो मंदिर है, होयसल मंदिर, उन होयसल मंदिरों का हमने नाम भेजा है। ये होयसल मंदिर मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? आपने बेलूर इस तरीके के कई नामों के स्थानों के नाम सुने होंगे, वहां पर ये होयसल मंदिर प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इन मंदिरों को हमने वहां भेजा है, तो बताना है कि ये प्रमुखता से कौन से राज्य में पाए जाते हैं। देखिएगा मंदिर निर्माण की जो शैली है, उस शैली की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रमुखता से हमारे यहाँ पाए जाने वाली जो शैली है, एक शैली है जिसका नाम है नागर शैली, एक शैली है जिसका नाम है द्रविड़ शैली। एक शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। और एक शैली है उसका नाम है वेसर शैली। ये तीन शैलियों के प्रमुखता से भारतीय जो शैली है, भारतीय जो शैली है, उस शैली के हिसाब से अगर बात करें तो तीन शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया गया। ये उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। दक्षिणी भारत के मंदिरों का निर्माण जो है वो आपका द्रविड़ शैली में किया गया है। और वेसर शैली जो है इसे मिश्रित शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली से? मिश्रित शैली के नाम से इसे जाना जाता है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। नागर शैली की विशेषता होती है कि मंदिर जो है वो ऊपर से इस प्रकार पहले चौड़े होते हैं, फिर धीरे 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 पतले ऐसे गुंबद होते हैं। यहाँ ऊपर कलश आदि, ध्वजा आदि लगाई जाती है। और नीचे का जो मंदिर होता है उसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, बीच में गर्भगृह होता है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब जिसके चारों तरफ आप घूमकर चक्कर लगाते हो, ये चबूतरे पर इनका निर्माण किया जाता है। तो ये सब बातें किससे संबंधित है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं होता। द्रविड़ शैली का जो प्रवेश द्वार होता है वो बड़ा ही भव्य होता है, और उसके बाद जो मंदिर है उसका ये तो है इस प्रकार का, जो हमारे उत्तरी भारत के गांवों में आप लोग मंदिर देखते हो वो नागर शैली के मंदिर हैं। लेकिन जो इस प्रकार एक स्तंभ नुमा आकृति में एक जैसा आकार लिए हुए होते हैं, इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं जिसका गेट बहुत ही भव्य होता है, इस प्रकार के मंदिर जो है वो किस शैली के कहलाते हैं? द्रविड़ शैली के कहलाते हैं। और इन दोनों का जहां मिश्रण होता है वो वेसर शैली कहलाती है। और आपने राजस्थान में एक अलग शैली का नाम सुना होगा जिसमें पंचायतन शैली जो है, पंचायतन शैली, ये पंचायतन शैली जो है उसका भी निर्माण किया गया। गुर्जर प्रतिहारों के समय में विभिन्न प्रकार के मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो भी सामने आए। उसमें राजस्थान के अधिकांश मंदिर जो बने थे वो किस शैली में? पंचायतन शैली में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए सर जी, आप कल के, हाँ, बजट के बारे में बात करेंगे, चिंता न करिए। तो अब इसका सही जवाब जरा देखिएगा क्या है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों कर्नाटक, इसका सही जवाब है। क्या है? कर्नाटक इसका सही जवाब है। कर्नाटक के जो होयसल मंदिर हैं, उन होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया? भारत सरकार ने इस प्रकार के नामांकन के तौर पर उन्हें शामिल करने के लिए कहा है। तो आपको पता होगा तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, और ये जून 2014 की घटना है। कब? जून 2014 की ये घटना है। और भारत का 29वां जो राज्य है, भारत का 29वां राज्य जो है वो कौन सा बना था? तो ये तेलंगाना बना था। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है, और केरल जो है वो इस तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पश्चिमी जो तट है यहां पर जो है ये आपका केरल है, इसके ऊपर कर्नाटक है आपका, और तेलंगाना यहां है, और तमिलनाडु इसके नीचे यहां पर है। तो तमिलनाडु जो है उसका क्षेत्र जो है वो अधिकांश जो है वो तमिल बहुल इलाका है, जो श्रीलंका के साथ अपनी कुछ समानताएं भी रखता है। चलिए जरा इन राज्यों की अगर स्थिति की बात करें तो आप लोग इसको मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो। आज से आपके सामने कुछ मैप के माध्यम से भी अगर हम प्रकट करें तो जरा देखिएगा, यहाँ पर ये जो राज्य है आपका यहाँ पर वाला, ये कौन सा राज्य है? ये आपका केरल है। क्या है? ये आपका केरल है।
और ये इधर वाला जो राज्य है जिसकी सीमा देखिए, तमिलनाडु जो राज्य है, ये तमिलनाडु राज्य, उसके साथ इस केरल की सीमा साझा होती है और ऊपर से इसकी इस कर्नाटक के साथ सीमा साझा होती है। इसके अलावा यहां जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला भाग दो हिस्सों में आप इसे समझिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है। तो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर, ये होयसल मंदिर कहां से रिलेटेड है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक की एक तरफ सीमा जो है वो आपकी गोवा से लगती है, एक तरफ महाराष्ट्र से लगती है, एक तरफ तेलंगाना से लगती है, एक तरफ आंध्र प्रदेश से लगती है और नीचे जो है वो तमिलनाडु से और केरल से लगती है। तो आपको कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श होती है ये जरूर याद रख लेना चाहिए मेरे मित्रों। कर्नाटक की एक तो महाराष्ट्र के साथ होती है, एक तेलंगाना के साथ, एक आंध्र प्रदेश के साथ, एक तमिलनाडु के साथ और एक केरल के साथ। इधर वाला जो तट है ये आपका पश्चिमी जो तट है, ये पश्चिमी तट यहां पर आपका पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कन्नड़ तट का नाम आपने सुना होगा, ये सब यहां से रिलेटेड है। तो अब ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना है आप लोगों को कि यहां पर हमारा जो राज्य है उसका नाम कर्नाटक है, जिसके होयसल मंदिरों को 2022-23 के हिसाब से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए हमारे द्वारा ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ बातें और करेंगे बाद में। मैप और दिखा देता हूं, ये देखिएगा आपके सामने एक मैप जो है वो बहुत ही शानदार वाला मैप मैंने रखा है। यहां पर इसको बहुत और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो आप मेरे हिसाब से। यहां पर जो बात आपको बताई थी वो सारी बातें आपकी स्पष्ट हो रही है। ये गोवा राज्य है यहां पर, ठीक है, पणजी यहां की राजधानी है, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है ये वाला। यहां पर कर्नाटक जो है इसके साथ, कर्नाटक की सीमा इसके साथ साझा होती है, केरल की होती है, इसके बाद तमिलनाडु की होती है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है वो किसके पास है, तमिलनाडु के ज्यादा नजदीक है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के ज्यादा नजदीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका इससे स्पर्श होता है, इधर तेलंगाना की भी सीमा इसके साथ लगती है। मूल रूप से हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर पड़ता है, आपको पता होगा। यहां पर अमरावती जो है, अमरावती यहाँ की नई राजधानी नीचे आंध्र प्रदेश की बना दी गई है, लेकिन हैदराबाद जो है मूल रूप से कहां पड़ता है, तेलंगाना के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें आप लोग मेरे हिसाब से पहले से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर हम लोग आपको लेकर चलें। तो देखिएगा क्या है, हाँ ये रहा आपका अगला सवाल और सवाल के बारे में बताइए। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया अभी हाल ही में, जरा बताइएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा बताइएगा। भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है। भारत और ओमान के बीच में जो है वो संबंधों को लेकर के मिलिट्री जो संबंध है यानी रक्षा जो संबंध है उसको लेकर जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन कहां पर हाल ही में किया गया है। तो नई दिल्ली में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, ओमान में, कहां पर किया गया है। तो हैदराबाद अभी आपको बताया, ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना है वहां पर स्थित है। नई दिल्ली आप जानते देश का सबसे बड़ा केंद्र है नई दिल्ली। और अभी हाल ही में रिट्रीट द बिट्रेड का आयोजन आपने देखा होगा, 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की परेड के बाद जो आयोजन किया गया, उसमें देश में पहली बार 1000 ड्रोन के माध्यम से, देश में 1000 ड्रोन के माध्यम से इस प्रकार का शानदार प्रदर्शन किया। और ऐसा करने वाला ब्रिटेन के बाद भारत दूसरा देश है। ब्रिटेन के बाद भारत क्या है, भारत ऐसा दूसरा देश है, भारत दूसरा देश है जिसने क्या किया है, इस प्रकार के ड्रोन के माध्यम से इस प्रकार की भव्य प्रदर्शन यहां पर किया है। जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन ओमान के साथ भारत ने कहां पर किया है। क्या यह आयोजन ओमान में किया गया या अहमदाबाद में किया गया या हैदराबाद में किया गया। तो देखिए वर्ष 2018 में पिछली जो बैठक है 2018 की, उसका आयोजन ओमान में किया गया था और इस बार का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर, इस बार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और जो पिछला 2018 का आयोजन था वो ओमान में किया गया था। अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे, आप लोग जानते होंगे, एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी, साबरमती नदी। ये साबरमती नदी के किनारे कौन सा, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे, किस नदी के, मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, हैदराबाद शहर है।
और अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती के किनारे पर है। साबरमती बहती तो कहां से है? बहती तो राजस्थान से है, बहती तो राजस्थान से, यानी उद्गम तो उसका राजस्थान से होता है, लेकिन यह नहर जो है वो फायदा पूरा किसको पहुंचाती है? फायदा इसका पहुंचता है किसको? गुजरात को। इसका फायदा जो है वो गुजरात को पहुंचता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। साबरमती नदी जो है यहां पर आपको मेरे हिसाब से ये याद रह जाएगा, ठीक है। डीसा जो है गुजरात का एक शहर है डीसा, वो भी ऐसी एक नदी है जिसके किनारे पर स्थित है। आपको बताना उसका नाम क्या है। डीसा शहर जो है वो डीसा शहर भी क्या है? एक नदी के किनारे है जो राजस्थान और इन दोनों देशों के, दोनों राज्यों के बीच में संबंधित है। और एक आपको पता होना चाहिए, माही परियोजना जो है, माही परियोजना, माही परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? माही जल विद्युत परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? और इसमें भी यहां पर कई बांधों का निर्माण किया गया है जो दो राज्यों से संबंध रखती है। ओमान के रक्षा सचिव जो हैं उनके और भारत के रक्षा सचिवों के मध्य अभी ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की 10वीं बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। अब थोड़ा आपको ओमान के बारे में अगर मैं विचरण कराऊं तो जरा ओमान देख लीजिएगा। ये बेस्ट मैप है वर्ल्ड का, जिसमें आप लोग कितना भी झूम करोगे तो ये मैप जो है वो फटेगा नहीं। इस संदर्भ में आपको कुछ देश में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा इंडिया है, देखो ये क्या है? इंडिया है। यहां पर आपके सामने, यहां देखिएगा, आजा भैया आजा रे, चलिए यहां देखिएगा आप लोग, जो भारत और इन दोनों के बीच में जो है, यहां भारत है, इसके बाद आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद जो है वो चलोगे तो इधर से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, कतर, और ये देश जो आपको नजर आ रहा है वो ओमान है। ओमान, यमन जो है और सऊदी अरब जो है, इससे लगा हुआ ये जो कोना नजर आता है आपको यहां पर, ये देश कौन सा है? आपका ओमान है। तो ओमान देश आपको अगर देखना है तो भारत का ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला तटीय क्षेत्र, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान आता है। यहां पर दो बंदरगाह, एक भारत का है और एक किसका है? चीन जो विकसित कर रहा है पाकिस्तान में, और एक ईरान में हम विकसित कर रहे हैं। दो बंदरगाह जिनका नाम है, एक का है चाबार बंदरगाह, एक क्या है? चाबार बंदरगाह, और एक का नाम जो है वो है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद ये वाला जो कोना है, यहां से आप लोग ये जल संधि जरूर जानते हैं, लाल सागर के रास्ते होते हुए इधर जो इलाका जाता है, ये तो ये वाला है। जब अगर आपको इधर से जाना हो तो ये रास्ता जो है वो आपका भूमध्य सागर होते हुए यूरोप की तरफ चला जाता है। तो यहां आपका लाल सागर वाला क्षेत्र पड़ता है। तो दो जल संधियां आप लोगों को यहां पर महत्वपूर्ण याद होनी चाहिए। एक तो हारमुज जल संधि है, एक क्या है? हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि। एक आपको याद होना चाहिए, यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाबल मंदेव जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि, अल मंदेव जल संधि। ये दोनों परीक्षाओं में हजारों बार पूछी जा चुकी है। तो ये वाली ऊपर वाली हारमुज जल संधि है, ये आपकी बाबल मंदेव जल संधि है। यहां पर ये जो कोना आपको नजर आता है, यह वाला कोना किसका है? ओमान का है। और इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? यमन का है। तो ओमान देश कहां पर स्थित है, ये जानकारी अगर आपको हो जाए तो मेरे हिसाब से ठीक रहता है और आपको पता भी चल गया होगा। और ओमान के ऊपर जो देश है उसका नाम है यूएई। क्या है? यूएई है। और यूएई के ऊपर एक देश है जिसका नाम है कतर, कतर के बाद में कुवैत, कुवैत के बाद में इराक, इराक के बाद में सीरिया, सीरिया के इधर आपका लेबनान है, लेबनान के पास में आपका इजराइल है, और इजराइल के नजदीकी आपका जॉर्डन देश पड़ता है। ये सारे के सारे देश जो हैं वो इसी इलाके में स्थित है। क्रम से आपको याद होना चाहिए, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, और इधर अगर बात की जाए तो ईरान और कुवैत है। अभी जिन देशों से संबंध, मध्य एशिया के देशों के बारे में बात कर रहे थे, भारत के 26 जनवरी के कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए, उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो आपके तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये वाले जो देश हैं वो यहां पर पड़ते हैं। देखिए ये आपका कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये अजरबैजान है, ये तुर्कमेनिस्तान है। इन देश, और भारत ने अभी अपनी जो चिकित्सा सेवा की चौथी खेप जो है, चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता जो है, उस चिकित्सा सहायता की चौथी खेप जो है, यानी दवाइयों की, कोविड वैक्सीन की, ये चौथी खेप भारत ने अभी किसको भेजी है? अफगानिस्तान को भेजी है। तो ये अफगानिस्तान यहां पर पड़ता है मेरे मित्रों। इसको चौथी अफगानिस्तान के जो तालिबानी है, उन तालिबानियों ने, प्रधानमंत्री तालिबानियों ने प्रधानमंत्री से सहायता की
अपील की थी। उसके बाद भारत ने अपनी चौथी खेप जो है इनको भेजी है। अगर इसको और ज्यादा थोड़ा ढंग से समझना चाहते हो तो आपके पास एक मैप और भी मैंने प्रस्तुत किया था, ये भी देख सकते हो आप लोग। यहां से भी आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा। ये वाला भी है, यहां पर देखिएगा, ये इंडिया आपका है। गल्फ ऑफ जो ओमान है, ओमान की खाड़ी, ये वाली किसकी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी है। ये ओमान की खाड़ी है मेरे मित्रों, किसकी है? ये ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और इसके नीचे जो क्षेत्र है वो अरब सागर है ही आपका। ओमान की खाड़ी है, यहां से होते हुए जब जाते हैं तो इससे ऊपर यूएई है, ये आपका ओमान है। ये क्या है? ओमान है, यहां पर ओमान पड़ता है। ये आपका बहरीन, कतर, फिर आप लोग इसे ऊपर जा सकते हो। ये स्मॉल टू होर्मुज है, होर्मुज जो जल संधि है इसके रास्ते इधर से जा सकते हो। ये ऊपर वाली तो होर्मुज जल संधि है और नीचे वाली जो है वो बाबल मंदेव जल संधि है, जो कि आपकी यहां पर अदन की खाड़ी जो है, अदन की खाड़ी नीचे है, ओमान की खाड़ी ऊपर है। देखिए ओ ऊपर है और ए नीचे है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ओ है वो ओमान की खाड़ी है जो कि ऊपर वाले इस कोने पर पड़ती है, नीचे वाले पर क्या पड़ती है? अदन की खाड़ी पड़ती है। यहां आपकी कौन सी है? ओमान की खाड़ी है, तो यहां ध्यान रखना हारमुज जल संधि है, नीचे बाबल मंदेव जल संधि है। ये दो जल संधियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या आने जा रहा है, जरा देख लीजिएगा। चलिए ये है अगला सवाल। बजट के बारे में कुछ बातें हमें अभी करनी है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को बजट में जो मोटा अनाज है उस मोटा अनाज के रूप में, वर्ष के रूप में घोषित किया? बजट के, इंडिया बजट जो है उसमें बहुत सारी बातें जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को मोटा अनाज जो है वो वर्ष घोषित किया गया है, यह आपको बताना है। कौन सा मोटा अनाज का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है? यहां पर मोटा अनाज मैं लिख देता हूं, मोटा अनाज का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। अरे भाई तेरे क्या हो गया रे? मोटा अनाज जो है उस मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, ऐसा सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने कल जो है वो बजट में घोषणा की थी कि हम इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित करें। ये जो वर्ष चल रहा है ये बाजरा वर्ष है। क्या है? बाजरा वर्ष है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2023 जो है इसे मोटा अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। मोटा अनाज जो है उस मोटे अनाज के वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? बजट में 2023 को इस वर्ष के रूप में घोषित करने के बारे में अभी घोषणा बजट के अंतर्गत की गई है। बजट जो है वो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया। और ध्यान रखना ये मोदी सरकार का, कौन सी सरकार का? मोदी सरकार का तो 10वां बजट था। मोदी सरकार का कौन सा बजट था? 10वां बजट था। लेकिन ध्यान रखिए मेरे मित्रों, अगर निर्मला सीतारमण के बारे में पूछा जाए, निर्मला सीतारमण जो है, सीतारमण, इनके बारे में पूछे जाए तो इनका यह चौथा बजट भाषण था और यह दूसरा डिजिटल बजट था। क्या था? दूसरा डिजिटल, डिजिटल जो है वो बजट क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और ध्यान रखना एक नागेश्वर जो है, नागेश्वर, ये इनको क्या किया गया? अभी हाल ही में मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर, आर्थिक सलाहकार के तौर पर इन्हें क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। एम नागेश्वर जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे मित्रों कई बातें ऐसी है जिनको भी हमें याद करना है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 2023 का मोटा अनाज जो है इसके वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो अभी मोटा अनाज के वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया जाना है? तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। अरे तो बाजरा जो है वो भी तो मोटे अनाज के अंतर्गत ही आता है। देखिए मोटे अनाजों में क्या क्या आता है जरा ये समझिए। ये बाजरा भी मोटे अनाज में शामिल है, ऐसा मत समझिए आप लोग। ठीक है, मोटे अनाज में ये भी शामिल है। इसमें जैसे आपका चना है, ठीक है, चना है, गेहूं है, ये सब के सब किस अनाज के अंतर्गत आते हैं? मोटे अनाज के रूप में आते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले सवाल के बारे में। हाँ 2023 आप इसमें कह रहे हो तो इसमें भी बाजरा वर्ष जो है वो शामिल ही है। अगला सवाल जरा देखिएगा, यहां पर हाल ही में केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है, ये बताइएगा। यहां पर अगला सवाल जो है वो आपके जीडीपी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 22-23 में कितनी रहने का अनुमान है जीडीपी का, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार ने अपना आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो जारी किया है। देखिए बजट जो है वो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, बजट जैसे शब्द का हमारे संविधान में कहीं उल्लेख
नहीं है। संविधान में क्या लिखा हुआ है, वर्ष का जो आर्थिक लेन देन या वित्त है उसके बारे में, लेखा जोखा के बारे में आर्टिकल 112 जो है उसमें लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय जो लेखा जोखा है उसके बारे में 112 में लिखा गया है। इससे पहले ये जो बजट सत्र चल रहा है, ये क्या चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। ये बजट सत्र जो है वो साल का प्रथम सत्र है। क्या है, साल का प्रथम सत्र है, साल का प्रथम सत्र जो है, ठीक है। बजट सत्र आएगा, इसके बाद मानसून सत्र आएगा, इसके बाद शीतकालीन सत्र आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, पहला साल का सत्र है और साल के पहले सत्र से पहले जो है वो राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति जी ने क्या किया, अपना अभिभाषण जो है, अभिभाषण, वो अभिभाषण इस बजट सत्र से पहले क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी सरकार का एक वर्ष के अंतर्गत क्या रोड मैप रहने वाला है, इस रोड मैप को लेकर के जो है वो सरकार ने अपनी सारी जो मंशाएं हैं वो जाहिर की कि हमने पिछले एक वर्ष में क्या क्या किया है और आगामी हमारा जो है वो किस दिशा में प्रयास है, इसको लेकर के सरकार ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं। तो ये साल का प्रथम जो सत्र है वो है। इसके बाद जो सत्र आते हैं उसमें एक आता है आपका मानसून सत्र, एक क्या आता है, मानसून सत्र आता है। इसके बाद एक सत्र आता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन जो सत्र है वो आता है। इन किसी भी तीनों सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। 6 माह से ज्यादा का किसी भी सत्र में जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहां 2022-23 में देश की जीडीपी कितनी है, अगर आर्थिक वृद्धि दर के बारे में पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि देश की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितनी रहने के बारे में संबंध में ऐसा सवाल अगर आए तो ध्यान रखना, आपको बताना है 8.2 से लेकर के 8.5 या 8 से लेकर के 8.5 के बीच में जो है वो वृद्धि बताई गई है। लेकिन जीडीपी की कितने रहने का अनुमान है, तो इसका सही जवाब आपको 9.2 तक देना है। कितना देना है, 9.2 तक देना है। हालांकि ये 2021 के संदर्भ में था, कितने के संदर्भ में, 2021 के संदर्भ में 9.2, और अभी जो अनुमान लगाया गया वो 8.2 से लेकर के 8.5 तक लगाया गया है। तो आपको सीधा ऐसे ही पूछे कि आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया गया है या सरकार के हिसाब से कहा गया, तो 8.2 से लेकर के 8.5 तक बताया गया है, ऐसा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। प्लस अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में वृद्धि के अनुमान लगाए गए। किस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र है, ठीक है, इसके अलावा हमारा कृषि क्षेत्र है और इसके अलावा हमारा क्या है, उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों में है, लेकिन कृषि क्षेत्र जो हमारा है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीय क्षेत्र, एक है टर्सरी क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र जो है वो वाला है। सबसे बड़ा हमारा सेवा क्षेत्र उभर रहा है और यही हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी क्या है, ताकत है। तो इन सब बातों को क्या करना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं, यहां पर आपका सही सवाल क्या है। आर्थिक वृद्धि दर देखिए, पिछली बार जो है वो सेवा क्षेत्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, 7% जो है वो माइनस वृद्धि दर हमारी रही थी, लेकिन इस बार हमें सभी क्षेत्र में जो है वो वृद्धि दर देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे कि 2021 में हमारा 9.2 और इस वर्ष जो हमारा है वो 8 कितना है, 5 रहने का। लेकिन अगर सीधा ऐसे सवाल आए जैसे मैंने लिखा है, हाल ही में केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है, तो आपको जवाब 9.2 ही देना है। उस समय 8.5 और 8.2 नहीं देना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखो। यह है, केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गई है। हमारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की अभी हाल ही में क्या की गई है, घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। वैसे बजट पर मैं अलग से आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाने वाला हूं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी जानकारियां उसमें अलग से जो है वो बताई जाएगी, सारी चीजें उसमें बजट से संबंधित जो है वो एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन जो है उनको शुरू करने की घोषणा की गई है, 100, 200, 400, 300, कितनी नई ट्रेन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के बारे में सरकार का प्रयास है। तो कल का बजट भाषण अगर आपने सुना हो तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार जो है वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने के बारे में विचार कर रहा है। 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को भारत सरकार चलाने की घोषणा कर चुका है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो बजट
में केंद्र और राज्य के कर्मचारियों की कर कटौती 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। यानी जो टैक्स कटता है, जो कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उन सब कर्मचारियों का कर्मचारी इन सभी कर्मचारियों का जो भी वेतन है उसके अंतर्गत जो टैक्स की कटौती होती है, उस टैक्स की कटौती जो है वो कितने प्रतिशत, 10% होती थी, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, ये बताइए भैया। बजट क्या है? बजट यही है ना, सरकार की आय कैसे होगी, सरकार की आय कैसे, ठीक है, और सरकार का व्यय कैसे, व्यय और आय, सरकार की आय और सरकार का व्यय। सरकार कभी भी लाभ नहीं दिखाती है, सरकार का बजट हमेशा घाटे का बजट होता है मित्रों। क्या होता है? सरकार का बजट हमेशा क्या होता है? घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट होता है। किसी देश में सभी चीजों को निर्धारित करने के दो तरीके हैं, एक तो आरबीआई करती है, एक क्या करती है? सरकार करती है। सरकार जो है वो व्यय बढ़ाती है और आरबीआई जो है अपनी मौद्रिक नीति की चेंज करने के माध्यम से इसमें मुद्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो दो हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक आरबीआई और एक सरकार जो है वो अलग अलग समय पर इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आपका सही जवाब जरा देखिएगा क्या है। सरकार क्या है, बजट क्या है? अगर आपसे सीधे भाषा में पूछे जाए तो सरकार की आय और व्यय जो है इसका क्या है, यहां पर जो लेखा जोखा, सरकार को आय किन किन चीजों से होगी, सरकार कहां कहां खर्च करेगी, उन सब के बारे में जो कुछ भी लिखा होता है सरकार प्रस्तुत करती है कि हम आने वाले एक साल में ये करेंगे, हमें यहां से आय होगी, यहां हम खर्च करेंगे। इसके संदर्भ में जो भी विवरण सरकार प्रस्तुत करती है उसी का नाम क्या है? बजट है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में जो कुछ लिखा गया है वो सब इसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपको पूछा जाए घाटे का बजट, सरकार का बजट किस प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना घाटे का बजट है। सरकार कभी नहीं कहती कि हमें लाभ हुआ है, सरकार हमेशा कहती है हमें क्या हुआ है? घाटा ही हुआ है। तो अब आपसे जो सवाल पूछा है वो ये है कि 10% से बढ़ाकर जो है वो कितने प्रतिशत जो है वो टैक्सेशन कर दिया गया है। सरकारी जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, 10% से बढ़ाकर ये टैक्स जो है वो 14% कर दिया गया है मेरे मित्रों। कितना? 14% टैक्सेशन की प्रक्रिया कर दी गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? 14% है, 12% नहीं है, 16 भी नहीं है और 18 भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बजट से संबंधित, मैं आपसे बातचीत अलग उस पर करने वाला हूं। और बजट जो परीक्षा में सवाल आ सकते हैं उनको लेकर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहां पर नेक्स्ट सवाल है, शिव सिंह राठौड़ के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शिव सिंह राठौड़ जो है ये अपने पद को छोड़ चुके हैं, आपको पता होगा आरपीएससी से संबंधित थे। आरपीएससी में एक अध्यक्ष प्लस 7 जो मेंबर्स हैं उसमें से आपको पता होगा शिव सिंह राठौड़ एक मेंबर थे। किसके स्थान पर? भूपेंद्र यादव के स्थान पर इनको बनाया गया था, भूपेंद्र यादव जी के स्थान पर इनको बनाया गया था। इनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद शिव सिंह राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई। अब शिव सिंह राठौड़ के स्थान पर भी एक कार्यवाहक और बना दिया गया, लेकिन सरकार की मंशा साफ है, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार जैसे ही अब नजदीक आएगा, एक साल जैसे ही पूरा होगा, उस समय स्थायी अध्यक्षों की इन सबकी नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष का कार्यवाहक की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये सारे आरपीएससी में मेंबर है मेरे मित्रों। मंजू शर्मा जो है कुमार विश्वास की पत्नी है, जसवंत राठी है, रामूराम रायका है, ये रामूराम रायका है, और बाबूलाल कटारा है, एक गुर्जर जो महिला है वो भी आपको पता होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? जसवंत राठी को ये कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी गई है, या रामूराम रायका को, या बाबूलाल कटारा को? तो यह जिम्मेदारी जसवंत राठी को सौंपी गई है। जसवंत राठी को यह जिम्मेदारी जो है वो क्या की गई है? सौंपी गई है। शिव सिंह राठौड़ के स्थान पर कार्यवाहक नया अध्यक्ष आरपीएससी में किसे बनाया गया है? तो जसवंत राठी को बनाया गया। और आरपीएससी जो है, इस आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में स्थित है मेरे मित्रों। कहां पर है? अजमेर में स्थित है, जहां से संबंधित है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो ट्विटर के क्या है? सीईओ हैं, वो संबंधित है। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी यहां से संबंधित हैं। प्लस इसके अलावा गौरी माहेश्वरी, गौरी क्या है? गौरी माहेश्वरी, गौरी माहेश्वरी जो है उसका संबंध भी कहां से है? वो भी। गौरी माहेश्वरी कौन है? ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाली सुलेख के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पुरस्कार है वो भी इन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है। तो अभी अजमेर में क्या चल रहा है आपको पता है? रीट वाला मामला चल रहा है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जो है वो भी कहां पर है? अजमेर में स्थित है।
चलिए अगले सवाल पर बात करें। वैसे आपको पता होगा भारत राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को सौंपा गया। शिक्षा विभाग जो है वो किसको सौंपा गया था? शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को सौंपा गया। शिक्षा विभाग कहां पर सौंपा गया? बीकानेर में सौंपा गया था। और वन विभाग जो है वो किसको सौंपा गया था? वन विभाग किसको सौंपा गया? तो आप लोगों को पता होगा, आप जब ये कोटा की तरफ जाते हैं तो वन जंगल भीड़ भाड़ वाला इलाका आता है, तो ये वन विभाग उसको सौंपा गया। इसके बाद कृषि विभाग किसको सौंपा गया? तो कृषि विभाग जो है वो आपको पता होगा, आप कभी भरतपुर वाले क्षेत्र में गए होंगे तो इसकी जानकारी होगी। इसके अलावा खान एवं खनन विभाग जो है वो उदयपुर में जावर की खान उस वक्त मिली थी, तो ये खान विभाग उस क्षेत्र को दे दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोग इनके संदर्भ में बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। तो चलिए आपका जसवंत राठी इसका सही जवाब है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित होने वाले अजय सिंह यादव का संबंध राजस्थान में किस जिले से है, ये आपको बताना है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित होने वाले जो है वे अजय सिंह यादव हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो राजस्थान का एक जिला जिसने आजादी के बाद देश में सेना में सबसे बड़ा अपना योगदान दिया है और जहां से आज भी सैनिक जो है वो सबसे ज्यादा है, उस जिले का नाम आप लोग जानते हैं। उस जिले का नाम क्या है? झुंझुनू है। क्या है? उस जिले का नाम झुंझुनू है। शेखावाटी के तीनों जिलों जो हैं वो अपने सैनिकों के लिए जाने जाते हैं, प्लस इसके साथ साथ यहाँ की ओपन आर्ट गैलरी जो है वो ओपन आर्ट गैलरी जो है उसके लिए भी ये क्या किया जाता है? बड़ा प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी का मतलब जो हवेलियों की चित्रकला है उस हवेलियों की चित्रकला के लिए भी बहुत मशहूर रहा है। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया, चूरू का एक शहर है जिसका नाम है सुजानगढ़, ये तहसील है सुजानगढ़ जो है वो चूरू जिले की, यहां से संबंधित है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया जो है, इन कन्हैयालाल सेठिया जी का संबंध राजस्थान के कहां से है? सुजानगढ़ से है। इसके अलावा चूरू का जो माल जी का कमरा है, माल जी का कमरा, माल जी का कमरा कहते हैं वैसे इसे, लेकिन यह एक होटल के रूप में आज तब्दील है। इसके अलावा करौली में मदन मालवीय जी का मंदिर आप लोग करौली में जानते हैं। उदयपुर के बारे में ठीक है, महाराजा भोपाल सिंह का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। भोपाल सिंह जो है इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है और इन्हीं के कहने पर यहाँ खनन विभाग जो खान विभाग है वो एकीकरण के समय दिया गया था। महाराजा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख जो है वो भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख जो है इनको एकीकरण के समय बनाया गया था। औरों को राज प्रमुख बनाया गया, इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को, क्योंकि मेवाड़ का बहुत बड़ा योगदान था इस समय में। आज भी मेवाड़ का बड़े नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो चलिए अब पाथल और पीथल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। पाथल और किसकी? पाथल और पीथल। पाथल और पीथल ये इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ और किसके संदर्भ में है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप और पृथ्वी सिंह के बीच में, पृथ्वी राठौड़ के बीच में ये बातचीत का उल्लेख है। अजय सिंह जो है इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से? झुंझुनू से, जहां से राष्ट्रपति ने इन्हें वीरता पदक से क्या किया है? सम्मानित किया। अगला सवाल जरा देखिएगा मित्रों क्या है। राज्य सरकार को 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली कैंसर डिटेक्शन, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की आधुनिक जांच के लिए एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन कौन उपलब्ध करवाने जा रहा है? 1.25 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली जो ऑन्कोलॉजी जो वैन है, ये ऑन्कोलॉजी वैन जो है ये कौन उपलब्ध करवाने जा रहा है? आपको यह बताना है। यह भाई कैंसर जो है वो एक टिश्यू से संबंधित यानी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि का रोग है। क्या है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित एक रोग है जिसका नाम क्या है? कैंसर है। और वर्तमान में ये व्यापक इतना प्रचार प्रसार इसका हो गया है कि अब इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और ज्यादा कोई प्रभावी इसका इलाज भी नहीं है। यानी बाईपास सर्जरी ये सब करवाते हैं वर्तमान में, लेकिन आपको पता होगा इसका कोई प्रभावी इलाज है नहीं एक बार हो जाने के बाद। आधुनिक जांच जो है इसके लिए ऑन्कोलॉजी वैन जो है किसने उपलब्ध कराई है? जो टाटा ग्रुप है जो है उसने इंडियन एयरलाइंस जो है इसका अधिग्रहण कर लिया है। मूल रूप से ये इन्हीं की कंपनी थी, आपको ये भी जानकारी होगी। अडानी ग्रुप जो है वो सांगानेर एयरपोर्ट जो है, सांगानेर एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट, ये सांगानेर एयरपोर्ट का अधिग्रहण जो है वो अडानी ग्रुप को दिया गया, पीपीपी मोड पर कर रहे हैं।
रिलायंस ग्रुप के बारे में तो कहना ही क्या है, ये छोड़िए जिक्र। इसका सही जवाब जो है वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली ये कैंसर डिटेक्शन जो वेन है वो राजस्थान सरकार को क्या करा रहा है, उपलब्ध करवा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, जो राजस्थान में 3 प्रकार की ऊर्जाओं पर ज्यादा बल दे रही है। एक तो आपकी सौर ऊर्जा है जिसमें राजस्थान सिरमौर है, एक तो सौर ऊर्जा है, एक इसके अलावा पवन ऊर्जा है, और एक इसके अलावा रूफ टॉप एनर्जी जो है, रूफ टॉप एनर्जी जो है एनर्जी, इन तीनों पर सबसे ज्यादा क्या दे रहा है, ये बल दे रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मित्रों, क्या है आपका, हाल ही के दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है, इस दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के दौरे पर कौन आए हुए हैं, आपको यह बताना है। दक्षिणी पश्चिमी कमान के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के दौरे पर इनमें से कौन व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान आए हुए हैं। पूर्ववर्ती जो बहुत आज से 10 साल पहले जब परीक्षाएं आयोजित होती थी तो इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते थे मेरे मित्रों। दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल तैयारी यानी राजस्थान के दौरे पर कोई बड़ा व्यक्ति आता है या भारत का कोई बड़ा व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश भारत के कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। हाँ, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में की गई थी, अगस्त 2002। चलिए दक्षिणी पश्चिमी कमान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के दौरे पर इस समय कौन आए हुए हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ये संबंध मैंने आपको कई बार बता दिया, लखनऊ से ये क्या है, एमपी है, लखनऊ से एमपी है, जहां से कई बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ चुके हैं। ये हमारे सहकारिता और गृह मंत्री, गृह और क्या है, सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्री है। और आजकल ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा ये सब चुनाव जो है इन चुनावों में व्यस्त हैं। विवेक राम चौधरी जो है वो हमारे वायुसेना प्रमुख है। क्या है, वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना जो प्रमुख है वो हमारे कौन है, विवेक यानी वी आर चौधरी है। इनका शॉर्ट नाम क्या है, वी आर चौधरी साहब है, विवेक राम चौधरी इनका पूरा नाम। एक नौसेना प्रमुख भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आर हरि कुमार है। आर क्या है, हरि कुमार जो है, आर हरि कुमार हमारे किसके प्रमुख हैं, नौसेना प्रमुख है। नौसेना क्या है, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा मनोज मुकुंद नरवाणे हमारे क्या है, सेना प्रमुख है। ये सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख है। देखिए थल सेना प्रमुख जो है वो हमारे कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। और प्रथम सीडीएस जो है वो हमारे विपिन रावत साहब थे, और वो ध्यान रखना उनका कुन्नूर में निधन हो गया। उसके बाद सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया सरकार ने, और मरणोपरांत 3 लोगों को यह पुरस्कार जो है वो सरकार ने क्या किया है, प्रदान किया है। इनका संबंध कहां से है, तो उत्तराखंड से इनका संबंध है। मनोज मुकुंद नरवाणे आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। कहां पर हैं, मनोज मुकुंद नरवाणे साहब जो है वो राजस्थान के दौरे पर हैं। जिसको सवाल बिल्कुल भी नहीं आता था वो भी अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे शब्दों में लिखा है। दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है वो राजस्थान में किसकी है, सेना की है। ये भारतीय सेना जो है उसकी दक्षिणी पश्चिमी कमान जो है वो कहां पर है, राजस्थान में है। और उसी के जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान पहुंचे हैं मनोज मुकुंद नरवाणे साहब। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर सवाल जो है वो क्या है आपका, राज्य सरकार राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास बिल 2022 के माध्यम से इनके विकास के लिए राज्य परिषद का गठन करेगी, जिसका अध्यक्ष इनमें से कौन होगा, ये बताइए। राजस्थान में आप लोग एसटी और एसटी के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होंगे। राजस्थान में अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति है, ये एससी है और ये एसटी है। ध्यान रखिएगा, देश में अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के मामले में जाति और जनजाति है, तो जनजातियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, और राजस्थान जो है वो 6वां स्थान रखता है इस मामले में। और सबसे कम जो है वो कहां पर है, हरियाणा और पंजाब में। कहां पर, हरियाणा और पंजाब में। मुख्यतः ये कहा जाए तो यहाँ पर है ही नहीं, ये मान लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान का 6वां स्थान है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, 6वां। हरियाणा और पंजाब है। इसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोगों ने मीणा का नाम सुना होगा। राजस्थान में सबसे पढ़ी लिखी जो अनुसूचित जनजाति मानी जाती है वो मीणा है। इसके अलावा आपने मीणाओं के अलावा अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे कथोड़ी है। क्या है, कथोड़ी जनजाति है। इसके अलावा राजस्थान में कथोड़ी है, यहाँ गरासिया है, गरासिया जो है, गरासिया। या फिर इसमें आप लोग एक और नाम जोड़ लीजिएगा, भील है। क्या है, भील है, भील है, गरासिया है, ये सब नाम इसी के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा कथोड़ी है, कथोड़ी जनजाति भी इसी के अंतर्गत क्या की जाती है, शामिल की जाती है। देखिएगा वैसे सांसी जो है एससी में शामिल होते हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान की आदिम जनजाति मानी जा रही है किसको, सांसी और नट जो जातियां हैं वो अपने अस्तित्व के खतरे के निशान से नीचे, जैसे नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है वैसे इनकी भी स्थितियां जो है वो वर्तमान में क्या है, खराब है। भील है, मीना है, ग्रासिया है, सांसी है, नट है, ये सब के सब जो है वो इस प्रकार की जनजातियों में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा मीना जो है वो जयपुर जिले में क्या करते हैं, निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इनके विकास के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो अलग अलग तरीके के काम करता है। लेकिन मेरा सवाल क्या है वो जरा देखिएगा, यहां पर है जनजातियों के विकास के लिए अभी जो बजट सत्र सरकार का आने वाला है उसमें सरकार यह बिल लेकर आने वाली है, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विधि बिल 2022 के माध्यम से सरकार इनके विकास के लिए एक राज्य परिषद का गठन करेगी। यानी राजस्थान सरकार राज्य जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति विकास परिषद का गठन करने वाली है। यह विकास परिषद जो है इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री खुद होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राजस्थान में मुख्य सचिव जो वर्तमान में है वो उषा शर्मा को बनाया गया, किसको, उषा शर्मा को बनाया गया। और इनके पतिदेव जो है वो विद्युत जो निगम है उस विद्युत निगम के क्या है, अध्यक्ष है। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत विभाग का जो निगम है उस निगम का या विद्युत विकास बोर्ड जो है उसके क्या है, अध्यक्ष है। यहाँ सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है टीकाराम जूली जो है, टीकाराम जूली, टीकाराम क्या है, जूली साहब इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र हैं, आप लोग जानते हैं कलराज मिश्र साहब हमारे क्या हैं, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, ये पता ही है। लेकिन सारे मंत्री इनके जो है वो भ्रष्ट हैं, ये बात सीधी सीधी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है उससे यही लगता है कि भाई राजस्थान सरकार के सारे मंत्रियों में जो 3-4 नाम प्रमुखता से आ रहे हैं वो लुटेरों की भूमिका में आ चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बेचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जल्दी स्थितियां सामने होगी। तो बीएन शर्मा साहब जो है उषा शर्मा जी के पति हैं, जो कि विद्युत निगम के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल की क्लास में हम फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, कुछ नई जानकारियां, कुछ नई तथ्यों, सभी बातों को लेकर आप सभी से वापस मिलेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे मित्रों। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और आनंद से तैयारी करते रहिए। चिंता, तनाव, इन सब से दूर रहकर तैयारी करोगे तो तैयारी का आनंद है, वरना तो तैयारी है, फिर होती रहेगी। 5 साल 10 साल तक तैयारियां होती रहती है। तो आप लोग भी तैयारियों को इस ढंग से करिएगा कि आपको आनंद आए। आनंद के साथ करनी, कुछ हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।